अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, फर्स्ट ईयर की प्री एंट्री टेस्ट के जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसके कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए, उसकी टेस्ट शीट्स वगैरह भी आपको अपलोड की गई हैं। एंट्री टेस्ट में कामयाब होने का यही तरीका है कि आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बार बार की जाए। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बार बार करें, जस्ट रीडिंग पढ़ दें, 2-3 रीडिंग्स निकाल दें, उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जहन में आ जाएंगे। तो अभी आज मैं आपके लिए हमारे इस सेशन का मेरा आखिरी लेक्चर है। टाइम बहुत कम है, कल आपको एंट्री टेस्ट देनी है, तो आखिरी लेक्चर में मैं आपके लिए फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की रिव्यू ले आया हूँ, जिसमें हम फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 8 तक, उसके कुछ एमसीक्यूज़ में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर देंगे जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको हम लॉजिक से, हिंट से ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो 30 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल ये मेरा लेक्चर है। हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन से सुने, समझें इसको। एक तो मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, दूसरा मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे आप ये तमाम एमसीक्यूज़ का हल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम सल्फर। सल्फर के 15 ग्राम में मोल कितने हैं। अगर ग्राम्स हमें मिले हुए हैं किसी भी एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के, मोल्स मालूम करने हैं, तो उसका शॉर्ट फार्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉशिंग मशीन, माना गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास जो फिक्स होता है। तो अभी सल्फर का आपको गिवन वेट कितना है 15, और इसका एटॉमिक मास कितना है। इसका एटॉमिक मास है सल्फर का 32, यानी 15 को आपने 32 से डिवाइड करना है। ये 16 होता तो पूरा हाफ आंसर मिलता, 16 नहीं है 15 है, तो हाफ से थोड़ा कम आंसर होगा। हमें सॉल्यूशन नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हाफ माना 0.5, हाफ से थोड़ा कम जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, 0.46। ये हाफ से थोड़ा कम है। 16 को 32 से डिवाइड करते तो पूरा 0.5, और अब 16 नहीं है 15 है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, ना कैलकुलेटर यूज़ करना है, जस्ट एक अंदाज़ा हम ऑप्शंस में देखेंगे ऐसा कौन सा जवाब है जो हाफ से थोड़ा कम है। ये तो हाफ से 2 मोल से भी ज़्यादा है, ये हाफ से बहुत कम है 0.1, ये भी बहुत कम है 0.3, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर और करेक्ट आंसर हमें ये मिलेगा, लेकिन हमारे जहन में जो हमारी कैलकुलेशन है तो अप्रॉक्सीमेट आंसर हमें क्या मिलेगा 0.467। अगर इसके 32 ग्राम लेते तो 1 मोल, 16 ग्राम लेते तो आधा मोल 0.5, अब 16 से थोड़ा कम है तो हाफ से थोड़ा कम मोल, हमें ये आंसर मिलेगा। ये था फर्स्ट चैप्टर का मोल्स अवोगाड्रो नंबर में से मोल्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जो आपकी ऑक्टेन मार्क्स हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं ना, यही तरीका होता है ना परसेंटेज का। जो आपकी ऑक्टेन मार्क्स होती हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेन मार्क्स इसमें कितना है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 और 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64। तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। अब टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, टोटल कॉपर का जो है वो 65 है और सल्फर का जो है 62 है, और O4 का जो होगा ये होगा 64, सॉरी सल्फर का 32, कॉपर का 65, सल्फर का 32, O4 का 64। अब इस टोटल मास से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी।
सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 64 ऑक्टेन मास है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल कितना होगा, ये बनेगा 1 और 7 10 और 6 16 161। बेटा अगर इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो भी थोड़ी मुश्किलात हमें महसूस हो रही है। अब हम इतने सारे CuSO4 का मास टोटल करें, फिर उसका जो O4 का 64 इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, ये मेरे ख्याल में कम से कम 1 मिनट तो हमारा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हमें जो MCQ का आंसर देना होता है वो तकरीबन 20-30 सेकंड में, आधे मिनट के अंदर। तो इसका दूसरा तरीका भी है। इस तरीके से अगर हम सवाल को हल करेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, कम से कम 1 मिनट हमें चाहिए। मेथड ये होता है, मैथमेटिकल फार्मूला ये है। लेकिन इसका दूसरा हल है। दूसरा हल क्या है, जब भी आप परसेंटेज किसी एलिमेंट की निकालते हैं तो आप रेशोज निकालें मासेस से। जो रेशोज होंगे मासेस के, उन तमाम रेशोज को, जो टोटल रेशोज होंगे, उनको आप 100% के तौर पे लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनके रेशोज निकालता हूँ, 100% नहीं मिलेंगे लेकिन नियरर मिलेंगे, 99% सही मिलेंगे। अगर मैं इनके रेशो निकालता हूँ 64 का, 32 का, और ये भी 64 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये रेशो मिलेगा 1:2। यानी कॉपर सल्फर में टोटल रेशोज कितने हैं, 5। कितने रेशोज हैं, 5। अब जो रेशोज ऑफ मासेस हैं वो बराबर होंगे रेशोज ऑफ परसेंटेज के। यानी टोटल 100% है, 100% में 2 हिस्से कॉपर के हैं, 1 हिस्सा सल्फर का है, 2 हिस्से ऑक्सीजन के हैं। तो 100 के अगर हम 5 हिस्से करें तो 1 हिस्सा 20 के बराबर होगा। यानी ये कॉपर होगा 40% के करीब आंसर जो होगा, और सल्फर होगा 20% के करीब, और ऑक्सीजन होगा 2 हिस्सा 40% के करीब। तो हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो मिली वो क्या मिली, 40%। 40% के थोड़ा 19-20 ज़्यादा या कम। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये 30-40 से बहुत दूर है, 20 भी 40 से बहुत दूर है, 10 भी बहुत दूर है, लेकिन सही ऑप्शन क्या मिलता है, 40.110। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसका जब आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज को। आपने रेशोज निकालने हैं टोटल। अगर 4 रेशोज निकलते हैं तो 1 रेशो कितने के बराबर बना, 25 के बराबर। अगर 5 रेशोज निकलते हैं तो 1 रेशो कितने का बना, 100 में से 20 के बराबर। तो इसमें 65, 32, 64 इनके रेशोज हमें कितने मिले, 212। टोटल 5 रेशो, 100 के 5 हिस्से करें, 2 हिस्से इसको दें 40%, 1 हिस्सा इसको दें 20%, 2 हिस्से इसको दें 40%। तो आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो मिली वो 40.110, जो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बताया, बगैर किसी सॉल्यूशन के, बगैर किसी कैलकुलेटर के। एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर obtained by burning of 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन और डैश। अब ये क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री का, कि 5 मोल ऑक्सीजन के जब बर्न होंगे तो वाटर कितना बनेगा। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जो आपको बैलेंस इक्वेशन में मिलेगी। तकरीबन इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, इधर नहीं है तो भी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कॉमनली हमने बहुत सारी यूज़ की हुई हैं। जैसे हमें पता है वाटर की इक्वेशन जब हम बनाएंगे, वाटर जब बनेगा तो कैसे बनता है, वाटर जब बनेगा तो वो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो 2 मोल जब हाइड्रोजन के होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन का होगा, 2 मोल वाटर के बनेंगे। अब रेशो आप देखें, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, इसके एन हमें मालूम करने, कितने बनेंगे, बाय बर्निंग ऑफ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हमारे पास कितने होंगे, 5। तो वेरी कॉमन सेंस की बात है, बगैर कैलकुलेशन के, बगैर कैलकुलेटर के, जब ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो वाटर कितने हैं, डबल हैं। जब ये 2 होंगे तो ये कितने होंगे, 4। जब ये 10 होंगे तो ये कितने होंगे, 20। जब ये 100 होंगे तो ये कितने बनेंगे, 200। तो अभी मेरा सवाल है, जब 5 मोल ऑक्सीजन के हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो बर्न करेंगे तो वाटर कितना बनेगा, डबल बनेगा। यानी कितना डबल बनेगा, 10 मोल। तो आपका सही ऑप्शन जो मिला हमें वो मिला 10 मोल।
वेरी इजीली, आसानी से 15-20 सेकंड में आप बता सकते हैं, आप अपनी फिंगर पे दिमाग में बता सकते हैं कि भाई वाटर की इक्वेशन में ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, वाटर के 2 होते हैं, जब ऑक्सीजन के 5 होंगे वाटर के 10 होंगे। बस 5 सेकंड में जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 28.0 ग्राम ऑफ KOH, और ये इक्वेशन भी गिवन है। जब हमारे पास 28.0 ग्राम KOH होगा, अभी इक्वेशन में KOH कितने हैं? 2। इससे मालूम क्या करने हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2SO4, हमें K2SO4 के मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में 2 मोल्स ये हैं, इसमें से K2SO4 का 1 मोल है। अब आप बताइए 28 ग्राम KOH से कितने K2SO4 बनेंगे? 28 ग्राम। फिलहाल हम इसका स्टैंडर्ड ग्राम्स यानी मॉलिक्यूलर मास सपोज करते हैं। इसका स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? पोटाशियम का है 39, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1, ये हो जाएगा 56। लेकिन हमारे पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो 56 का डबल क्या हो जाएगा? 56 का डबल होगा 108। अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट 2 मोल है 108, तो इसके स्टैंडर्ड मोल कितने बन रहे हैं? 1। अब सवाल क्या है? 28 ग्राम। अब हम 28 पे कैसे पहुंचेंगे? आप ज़रा सोचें कि हम इसको थोड़ा सा कम करते जाएंगे, मे बी इसका हाफ हो, क्वार्टर का हाफ हो। और ये जितने भी मैंने MCQs अभी लिखे हैं, ये MCQs आपके पास्ट पेपर्स के MCQs हैं, MOET के पास्ट पेपर्स के MCQs हैं। ये MCQs बहुत सारे हम बनाते हैं, वो तो आपको क्लास में हम देते हैं, लेकिन ये मैंने अभी MCQ आपको पास्ट पेपर्स के दिए हैं ताकि आपका एक स्टैंडर्ड क्लियर हो जाए कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, किस जो है लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे हल करना है। तो मैं वही आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो 108 ग्राम में से 1 मोल बन रहा है। अगर मैं 108 का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 56, उससे बनेगा हाफ मोल। अगर 56 का हाफ करूं तो वही मुझे जवाब मिल गया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में इसका हाफ क्या होगा? क्वार्टर। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है बी कि क्वार्टर मोल बनेंगे। जब 28 ग्राम KOH के हम यूज करेंगे तो K2SO4 के कितने मोल बनेंगे? ये तो हाफ 2.5 मोल है, बल्कि ये ऑप्शन 0.25 मोल बनेंगे। तो हमारा सही जो ऑप्शन हुआ वो सी ऑप्शन हुआ। तो इस तरीके से तमाम स्टीशियोमेट्री की जो भी कैलकुलेशंस है वो हम हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टीशियोमेट्री का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A compound was found to be 88% copper and 11.20% oxygen. Its formula is dash. अब आपके पास परसेंटेज गिवन है कार्बन की और ऑक्सीजन की। आपने क्या करना है? देखना है कि इसमें कार्बन की कॉपर की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। फिर इसमें देखना है क्या इसमें कॉपर की 88% है और ऑक्सीजन की 11% है। फिर इसमें ढूंढना है, फिर इसमें ढूंढना है। और परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया? कॉपर का मास 65 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मास। फिर ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मास। अगर इस तरीके से आप चारों सॉल्व करेंगे तो एक एक सॉल्यूशन में आपका कम से कम 1 मिनट ज़ाया होगा, और ये गलत तरीका है। मेथड तो ये है परसेंटेज मालूम करने का, लेकिन हमें अभी शॉर्ट वे से इनका हल निकालना है। उसके लिए मैं आपको पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ कि भाई जो आपको रेशोज ऑफ परसेंटेज मिलेंगे वो बराबर होने चाहिए रेशोज ऑफ मासेस। पहले देखें कॉपर का परसेंटेज क्या है? 88, और इसका परसेंटेज क्या है? ऑक्सीजन का 11। तो 88 और 11 को सिंपल रेशो में लाएं। तकरीबन अगर हम 11 की टेबल फॉलो करें, 11 की टेबल 1 टाइम और इधर 8 टाइम, तो आपको परसेंटेज का रेशो क्या मिला? कॉपर 8 रेशो में है, ऑक्सीजन 1 के रेशो में है। अब आप देखें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मास ऑफ कॉपर 8 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से?
तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं सी को अगर मैं कंफर्म करता हूं तो सी का मास है 65, ठीक है, और या इसको भी छोड़ें, बी को हम करते हैं, बी का मास है Cu2 माना 65 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएंगे 130 और O का हो जाएगा 16। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, 2 की ही टेबल फॉलो करते हैं 8 टाइम और इस पे 2 की टेबल फॉलो करेंगे 65 टाइम, 8 की टेबल फॉलो करें 1 टाइम और 64 पे जो फॉलो होगी 8 टाइम। देखिए सेम रेशो मिला 8:1, मासेस का 8:1 रेशो मिला हमें बी ऑप्शन में, और परसेंटेज का रेशो भी सेम है। तो ये शॉर्टकट है, रेशोज ऑफ परसेंटेज विल बी इक्वल टू रेशोज ऑफ मासेस। अब आप भले घर में कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, इसमें देखें कॉपर की परसेंटेज आपको ये मिलेगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज ये मिलेगी, और मैंने आपको शॉर्टकट जो बताया वो ये बताया, आपने रेशोज के परसेंटेज के रेशोज निकाल लें और मासेस के रेशोज, उससे आप परसेंटेज बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 15 liter of hydrogen combined with nitrogen to produce ammonia. Volume of ammonia is dash liter. अब ये इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन आपने बहुत दफ़ा फर्स्ट ईयर में इक्वेशन पढ़ी है, मैंने आपको हैबर प्रोसेस भी समझाई, 8 चैप्टर में पढ़ाई, 2nd चैप्टर में पढ़ाई, 6th चैप्टर में पढ़ाई कि अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। तो इक्वेशन ये होगी N2 + 3H2 एरो 2NH3। अब मेरा सवाल है, अगर मेरे पास 15 लीटर हाइड्रोजन के मौजूद हैं, कितने? 15 लीटर टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो अमोनिया कितनी बनेगी? अगर 15 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो फिर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विल बी डैश लीटर। देखें अभी इक्वेशन में अगर ये 3 है तो 3 के अगर हम 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से अमोनिया बन रही है। कितने? 2 हिस्से, 3 मोल से 2 मोल। तो 15 के अगर 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा 5 के बराबर होगा, 2 हिस्से 10 के बराबर होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 मोल ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन। तो ये आंसर मिल गया। जस्ट स्टोइचियोमेट्री में आपने मोल्स को मोल्स के साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके इसी तरीके से आंसर बनाना है। जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू ये है कि जब 3 मोल होंगे या 3 लीटर होंगे तो ये 2 लीटर बनेंगे। अब जब ये 9 लीटर होंगे तो ये 6 लीटर बनेंगे। जब ये 15 होंगे तो ये 10 लीटर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस इन विच गैस इज लिक्विफाइड डायरेक्टली ऑन कूलिंग। जिस प्रोसेस में गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। जैसे मॉर्निंग टाइम में ड्यू ड्रॉप्स, मॉर्निंग टाइम में ठंड ज़्यादा होती है तो हमारे आसपास जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रेन टाइप लिक्विड के ड्रॉप्स देखते हैं पौधों के ऊपर या किसी भी चीज़ पे। तो ये कंडेंसेशन की चेंज है जिसपे हम किसी भी गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ऑल 3 एंगल्स एंड एक्सिस आर अनइक्वल इन दैट सिस्टम। मैंने आपको डायग्राम दिया था 7 लाइन का। ये पहले लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन हाफ, तीसरी लाइन पूरी कटी हुई, चौथी लाइन कंप्लीट, 5वीं लाइन हाफ, छठी लाइन कटी हुई और 7वीं भी कटी हुई। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, CTEOTH मोनोट्रिक यानी क्यूबिक। आपको याद होना चाहिए, आपके पास लेक्चर लिखा हुआ है मेरा कि 7 क्रिस्टल से CTEOT मोनोट्रिक। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सारे के सारे एंगल्स, आखिरी एंगल मैंने आपको बताई थी ना अल्फा ना बीटा ना गामा, कुछ भी बराबर नहीं है, और वो कौन सा है? ट्रिक यानी ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास सारे के सारे एंगल्स भी बराबर नहीं है और ABC सारे के सारे ABC जो साइड्स हैं वो भी बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग वन लिक्विड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी लिक्विड है जिसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड को ज्यादा होगी जो जितनी ज्यादा पोलर होगी। अब HBr से तो HCl पोलर है, लेकिन H2O इनसे ज्यादा पोलर भी है, प्लस H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चैप्टर 4 के आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड तमाम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे असर अंदाज होता है। तो इधर वाटर जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। 2 फ्लास्क AB ऑफ 500 ml। हमारे पास 2 बोटल्स हैं, 2 वेसल्स हैं
एक में 500 ml गैस है, दूसरी में भी 500 ml गैस है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक सिलेंडर में 500 ml ऑक्सीजन, दूसरे सिलेंडर में 500 ml सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों मुख्तलिफ गैसेज हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो बताइए कि द फ्लास्क विल कंटेन, क्या उन सारे दोनों फ्लास्क में एटम सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे, या ए फ्लास्क में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे बी से, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पास पेपर का क्वेश्चन है, 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, जो आप लोग बच्चे हमसे शेयर करते हैं वही हमारे पास नोट किया हुआ है। तो बेटा ये हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स हैं, कितनी भी गैसेस हैं, ए बी सी डी, सबके 500 500 500 500 ml है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। दोनों सिलेंडर का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो फिर दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। एक के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा क्यों होंगे? और नंबर ऑफ मोल सेम बना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो ये तो एवोगैड्रो लॉ है कि सेम वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सेम नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। अगर सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर और मास याद है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं। और ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, याद होने चाहिए, इतनी सारी प्रैक्टिस आपने पढ़ा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। तो जो 11 है वो प्रोटॉन का तादाद होगा, बिल्कुल सही है। और जो न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 23 में से 11 निकालेंगे, न्यूट्रॉन क्या होंगे? 12। ये गलत है, ये प्रोटॉन 11 सही है, न्यूट्रॉन 12 सही है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो प्रोटॉन होंगे, गलत है। तो प्रोटॉन आपके पास वही होंगे जो 11 हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो 12 होंगे, और इलेक्ट्रॉन 11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बाकी हर किसी में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती है। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विद हाईएस्ट एनर्जी, कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी हाई होगी? इलेक्ट्रॉन जितना शेल हायर शेल में होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे इसका N3 है, इसका N4 है, तो इसको रिजेक्ट करें। इसका भी N4 है, इसका N3 है। 4 वालों में देखते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो चौथे शेल में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी चौथे शेल में रहता है, लेकिन इसका L क्या है? 0, माना S सब शेल है, और इसका L क्या है? 1, माना P। तो S से P की एनर्जी ज़्यादा होती है, P से D की एनर्जी ज़्यादा, D से F की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यानी अभी हमारे पास ये जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा नंबर ऑफ शेल में होगा, हायर नंबर ऑफ शेल में होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। चले ये भी 4 में, ये भी 4 में। अब देखते हैं सब शेल कौन से हायर में। ये 0 फॉर S, 1 फॉर P। तो इसका जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी ये क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, वो हाई एनर्जी को शो कर रहे हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूरेनियम 9238? मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। ए से Z माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन, ए क्या है 238, Z क्या है 92, ये जब निकालेंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिलेंगे 146। क्वांटम नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स आर डैश। n क्या होगा, l क्या होगा? भाई n अगर 3s है तो n 3 होगा, अगर 4p है तो n क्या होगा? ये n है, ठीक है। तो 2p के लिए n क्या होगा? n होगा 2, और हर किसी में 2 है। फिर l क्या होगा? अगर n 2 है तो l क्या होगा? 1 होना चाहिए, क्योंकि l इज इक्वल n-1। तो सही ऑप्शन हमें क्या मिला? a। तो n 2 होगा और l क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि p के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0। तो a ऑप्शन इज करेक्ट। नाइट्रोजन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं, और दूसरा जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अनपेयर्ड भी इधर आएगा, ये अनपेयर्ड भी इधर आएगा। तो दूसरी नाइट्रोजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर करीब आएंगे, अट्रैक्ट करके अपने ऑक्टेट पूरे करेंगे। अब आप देखेंगे ये इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है और ये इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इन्हें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इक्वल शेयरिंग है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
अ पोलर मॉलिक्यूल हैज डैश एनर्जी, पोलर मॉलिक्यूल की एनर्जी पोलरिटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। सो पोलर मॉलिक्यूल हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। डिग्री ऑफ पोलरिटी, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा स्ट्रेंथन है, वो डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। डायपोल मोमेंट, दो पोल्स में कितना डिस्टेंस और कितनी जो है वो अट्रैक्शन है, दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स कैन बी प्रेडिक्टेड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम में कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। आपको याद होगा सिग्मा बॉन्ड माना सिंगल बॉन्ड, तो अगर दो एटम हाइड्रोजन है एक बॉन्ड बन रहा है, दो एटम ऑक्सीजन है दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो एटम नाइट्रोजन के हैं तीन बॉन्ड बन रहे हैं। अगर बॉन्ड एक बने या दो बने या तीन बने, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल है, ये ऊपर वाला एंड तो डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है और ये ट्रिपल है। तो देखें सिंगल कोलन बॉन्ड हो, डबल कोलन बॉन्ड हो, ट्रिपल कोलन बॉन्ड हो, दो एटम में सिग्मा बॉन्ड हमेशा हमेशा एक ही बनेगा। अगर दूसरा बॉन्ड है तो वो डबल कहलाएगा, तीसरा बॉन्ड है तो वो ट्रिपल कहलाएगा। तो डबल और ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते, वो पाई बॉन्ड बनते हैं। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी इन हाइड्रोजन हैलाइड, क्या HCl की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है HF से? कभी नहीं, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलरिटी से, और पोलरिटी क्या है, डिफरेंस ऑफ En। तो HCl से HF में डिफरेंस ऑफ En ज्यादा है, तो HCl की ग्रेटर नहीं होगी, गलत ऑप्शन। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। दूसरा है HBr, HBr की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी HI से, ये बात सही है, लेकिन HI की HCl से ज़्यादा नहीं होगी, HI की कम होगी HCl से, तो ये भी रफ ऑर्डर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की पोलरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे रखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, En की वैल्यू कम होती जाएगी, तो F की En सबसे ज़्यादा है, उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा HCl से, HCl का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा HBr से, HBr का बॉन्ड ज़्यादा होगा HI से, क्योंकि पोलरिटी ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, HCl हैज़ ग्रेटर पोलरिटी देन HBr, HBr हैज़ ग्रेटर पोलरिटी देन HI। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉन्ड कम होती जा रही है, ये ऑप्शन हमें सही मिला। Question number 20th. Which of the following sets of atoms are arranged in increasing order of their electronegativity? अब देखें बोरान, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोराइन, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तीनों है। तो फर्स्ट रो में हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकंड रो में ये होगा लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड रो में जैसे हम ट्रैवल करेंगे बोरान से लेकर फ्लोरीन तक, एटम का साइज कम होता जा रहा है। जब एटम का साइज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो पहले लिखा है बोरान की En लेस है फ्लोरीन से, सही है, बोरान की En फ्लोरीन से लेस है, और फ्लोरीन की लेस है N से, गलत। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट En होगी क्योंकि उसका एटम का साइज कम से कम है। सेकेंड ऑप्शन फ्लोरीन की En लेस है, गलत, फ्लोरीन की हाईएस्ट है। थर्ड ऑप्शन है बोरान की En कम होगी क्योंकि साइज लार्जर है, और नाइट्रोजन की En कम होगी फ्लोरीन से क्योंकि नाइट्रोजन का साइज लार्जर है, फ्लोरीन का साइज कम है। तो ये सी ऑप्शन हमें सही मिल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। 21st इक्वेशन दिस शोज डैश रिएक्शन डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन में तो एक रिएक्टेंट होता है जो डिकम्पोज हो जाता है, ये तो दो रिएक्टेंट है, एड हो रहे हैं, कंबस हो रहे हैं, ये कंबस्शन रिएक्शन है, तो फिर कंबस्शन का ऑप्शन नहीं है, एक्सो एंडो का है। अब देखते हैं, जब सी एयर में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस हीट एनर्जी मिलती है। जब हीट एनर्जी बने, हीट एनर्जी प्रोडक्ट हो, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो बना वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सो। आप कंफ्यूज होंगे कि डेल्टा ई नेगेटिव, बिल्कुल, अगर हम एनर्जी चेंज शो करें
तो एनर्जी चेंज सिस्टम से माइनस हो जाएगी, -397.7 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अगर डेल्टा ई नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, कोई फर्क नहीं। When no work is done on system, ये थर्मोडायनामिक लॉ में आपने पढ़ा था, H कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कोई वर्क डन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, माना वॉल्यूम पे क्या चेंज है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, तो फिर वर्क होगा, डिक्रीज होगा तब भी वर्क होगा, यानी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जब भी कोई वर्क नहीं होगा। 23rd क्वेश्चन, सल्फर मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। अब सवाल मेरा ये है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बढ़ाएं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज इंक्रीज, देन व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद होगा ली चैटलेट प्रिंसिपल में, अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब हम SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा, यानी फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी। प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट और रिएक्टेंट्स का अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। 24, अ कैटलिस्ट इज एडेड टू सिस्टम टू चेंज डैश। जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है? कभी नहीं, कैटलिस्ट का डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करता है, रेट ऑफ डायरेक्शन, जो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है उसका रेट जल्दी हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो कैटलिस्ट की वजह से कंसंट्रेशन या अमाउंट बढ़ते या कम नहीं होते, डायरेक्शन भी नहीं होते, इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, बी। 25th, व्हाट फैक्टर विल चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। कौन सा फैक्टर है जो चेंज करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम? ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा, इफ द कंस्ट्रेंट इज एडेड, माना टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, जब ये हम अफेक्ट करेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज जरूर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं इक्विलिब्रियम पे। रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डैश। एक्सोथर्मिक में अगर हम एनर्जी कम रखेंगे, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेम्परेचर हम कम रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे जाएगा, बढ़ जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, माना कैटलिस्ट को कॉमनली हम यूज करते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए। जब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हमें कम देनी पड़ेगी। तो कैटलिस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी को कम कर देता है, हमें कम एनर्जी एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी क्योंकि कैटलिस्ट खुद रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देता है, लोअर नहीं करेगा टेम्परेचर को। अगर कैटलिस्ट रिएक्शन को रोके तो फिर हम पढ़ेंगे कि भाई एनर्जी ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी। फिर अभी मैंने आपको इससे पहले 7 चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आपको पावर -7 मिलता है तो pH क्या होगी, +7, और अगर pH +7 होगी तो सॉल्यूशन क्या बनेगी, न्यूट्रल। तो एक सॉल्यूशन है जिसकी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। 29th, 500 ml solution contain 49 ग्राम H2SO4. What is the molarity? अगर 1 मोल डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में तो मोलरिटी क्या बनेगी, 1। लेकिन अभी हम कितने ग्राम डिजोल्व करें, 59, जो कि इसके हाफ मोल के बराबर में। H2 का मास है 2, सल्फर का 32, O4 का 64, ये हो जाएंगे 98, और 98 का जो हाफ है वो 49, यानी हाफ मोल हम डिजोल्व करें। अगर हाफ मोल डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में तो मोलरिटी क्या बनेगी, हाफ। लेकिन अब हम अगर ये हाफ मोल डिजोल्व करें हाफ लीटर में 500 ml में, फिर मोलरिटी क्या बन जाएगी, वही 1। तो अभी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, इसका ऑप्शन होगा 1 मोलर, हाफ मोलर, क्वार्टर मोलर,
2 मोलर, तो इसका सही आंसर क्या होगा 1 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि 1 मोल 1 लीटर में 1 मोलरिटी, हाफ मोल हाफ लीटर में तब भी 1, चौथा मोल चौथे लीटर में तब भी 1 मोलरिटी बनेगी। लास्ट, विच पेयर फॉर्म बफर्स। मैंने आपको बताया था बफर्स के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। बफर्स में हम क्या करते हैं, एसिडिक साल्ट और उसी की वीक बेस मिलाते हैं, या बेसिक साल्ट उसी की वीक एसिड मिलाते हैं। तो देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है और स्ट्रांग बेस है, बफर में स्ट्रांग बेस नहीं मिलेगी। हाँ, अगर स्ट्रांग बेस और वीक एसिड ये दो मिलाएं तो इससे साल्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, CH3COONA, यानी ये वाला साल्ट बनेगा। फिर ये कौन सा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट। अगर इसी बेसिक साल्ट में जो कमज़ोर एसिड वाला रेडिकल है CH3COO माना एसिटिक एसिड, वही मिलाएं तो बफर बनेगी। तो ये पेयर हमें सही मिल गया। इसमें हमारे पास बेसिक साल्ट है और उसी बेसिक साल्ट में कमज़ोर एसिड इस्तेमाल हुई है, जिसका फार्मूला ये। तो बेसिक साल्ट में कमज़ोर एसिड मिलाएंगे तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगी। ये भी बेसिक साल्ट है और एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, बफर सॉल्यूशन नहीं बनेगी। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ईयर और आखिर में फर्स्ट ईयर का अभी हमने ये सिलेबस कवर किया है, और फर्स्ट ईयर के जो MCQs हैं वो भी जो हैं अभी मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। मज़ीद आपको शीट्स अपलोड की हुई हैं, और इंटर के जो MCQs हैं उसमें काफ़ी सारे पास पेपर के MCQs है। आपको मैं बेहतर आइडिया बताऊं, आपके पास जो एक दिन है, जितना हो सके पहले तो अपना जो है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, जितना हो सके MCQs की प्रैक्टिस करें। इंटर के MCQs अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा, कम से कम 3-4 रीडिंग निकाल दें, इंशाल्लाह आपके MCQs उसमें से भी कुछ लगेंगे। और अभी जो मैंने आपको समझाया या इससे पहले जो अपलोड किए उसमें लगेंगे। हमारे पास बहुत शार्ट टाइम था, बहुत कोशिश की आपका साथ निभाने की। तो बहरहाल फर्स्ट ईयर अभी हमने कवर कर दिया। मेरे ख्याल में दूसरी अकेडमीज़ भी इन 1.5-2 महीनों में फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब मेहनत करें, हमारी दुआएं आपके साथ है। फाइनली आई विश यू द बेस्ट ऑफ ग्रेट लक फॉर दिस। इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।